जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई का फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक की सारी प्रक्रियाएं, क्योंकि मैंने कई बार एग्जाम दिया है, कई बार परीक्षाएं भी पास की हैं। अगर आप आगामी आने वाली यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरे डिटेल में मैं पूरी सारी जानकारी आपको दूंगा। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं आज आज आपका सारा डाउट, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं दोस्तों। अगर आप नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के नई नई जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर यूपीएसआई की भर्ती आती तो उसमें सबसे पहले प्रक्रिया शुरू होती फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरते समय आपके क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स अभी से आपको रख लेना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे की प्रक्रिया हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। यदि 2012 या 10 के पहले आपने हाई स्कूल किया है तो उसमें सर्टिफिकेट अलग आता था। 2010-12 के बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही साथ आने लगा, तो ये दोनों जरूरी है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर एक ही में है तो कोई बात नहीं है। फिर इसी तरीके से 12th यानी कि इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों, यूपीएसआई की वैकेंसी जो है ग्रेजुएशन स्तर पर आती है, तो आपके पास किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, या फिर आपने बीटेक किया है किसी भी ट्रेड से, बीटेक भी ग्रेजुएशन के श्रेणी में आता है। तो अगर आपने बीटेक किया तब भी वैलिड है। तो और प्लस दोस्तों, ग्रेजुएशन की डिग्री बहुत जरूरी होती है। अगर आपने बीए, बीएससी या फिर बीटेक किया है तो एक तो मार्कशीट आपको मिल जाती है, एक डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, या फिर कॉलेज भी प्रोवाइड कर देता है। कुछ दिनों के बाद तो डिग्री जरूर ले लीजिएगा। इस बार 4500 वाली वैकेंसी में डिग्री की बड़ी वो थी मारी मारा, और फॉर्म भरते समय ये डिग्री मांग लिया था तो बच्चे काफी परेशान हो गए थे। हालांकि फिर बाद में एक नोटिस आई कि डिग्री अभी नहीं है तो चल जाएगा, डीवी पीएचडी के दौरान डिग्री मांगी जाएगी। तो डिग्री अभी से आप अगर ऑनलाइन मिलती है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, अगर ऑफलाइन मिलती है तो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जाकर के ले लीजिए। फिर दोस्तों, और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, जैसे निवास प्रमाण पत्र, आप किस स्टेट से हैं इस चीज को बताने के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है सभी कैटेगरी के लिए। फिर दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये किन किन कैटेगरी वालों को लगता है, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी कैटेगरी वालों को अपना रिजर्वेशन छूट पाने के लिए ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। फिर दोस्तों, एक कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, जैसे कि जनरल कैटेगरी से निकाल के 10% का आरक्षण जिन्हें दिया गया है, जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में रखा गया ईडब्ल्यूएस, अगर ये आपके पास है या फिर आप लगाना चाहते हैं तो इसको नए फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए दोस्तों अगर अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आती है तो नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो 1 अप्रैल के बाद का ये बनवाइएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं हमेशा सलाह दूंगा कि जब भी आप फॉर्म भरें अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हमेशा नए फाइनेंशियल ईयर का बनवाकर लगाएं। फिर दोस्तों, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से हैं, बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप जब नौकरी करके किसी भी डिपार्टमेंट से नौकरी करके निकलते हैं तो वहां से आपको डिस्चार्ज लेटर मिलता है, तो वो लगाना आपको जरूरी है। उसका सर्टिफिकेट मिलता है तो उसको लगाना जरूरी होता है, तब आपको आरक्षण मिलेगा, नहीं तो आपको जनरल या फिर अपने कास्ट में काउंट कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों, अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। एनसीसी करने वालों के लिए कुछ नंबर बढ़ के मिल जाते हैं, उनका फायदा हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ के बराबर ही नंबर रहा है, मैंने देखा है, और एनसीसी लगा देने की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और यदि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री ओ लेवल है तो इसको भी लगा दीजिए। अब ये दोस्तों ओ लेवल लगाने का क्या मतलब है, ये चीजें ये होती हैं दोस्तों, जितनी अधिक आपने डिग्रियां लगाई हैं, जब कभी कभार ये कंडीशन बन जाती है कि मान लीजिए 142 क्वेश्चन पे सेम कैटेगरी की कट ऑफ लग गई, आप भी मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं, आपके साथ ही कोई लड़का वो भी ओबीसी कैटेगरी में आता है, 142 पे कट ऑफ लगी, उसके भी 142 नंबर है, आपके भी 142 नंबर है, तो अब नौकरी किसको मिले। तो दोस्तों, इस कंडीशन में सबसे पहले देखा जाता है उम्र, जिसकी उम्र ज्यादा रहेगी उसको ये नौकरी, ये सीट मिल जाएगी। अगर फिर भी अगर इस कंडीशन में दोनों लोगों की उम्र भी बराबर निकली, फिर अब आगे देखा जाता है डिग्रियां, कि किसके पास अधिक डिग्री है, तो उस कंडीशन में जिसके पास अधिक डिग्री जिसने अपलोड करी रहेगी उसको नौकरी मिल जाती है। इसीलिए आपके पास जितनी भी सारी एक्स्ट्रा डिग्रियां हो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, इसको जरूर भर दें। फिर दोस्तों, अब आपने फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भरने के बाद अगला स्टेप होता है तैयारी शुरू करना। तो तैयारी शुरू करने के लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये सबसे बड़ा सवाल होता है।
तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ाई करने से पहले, कोई किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो आइए मैं इसका सिलेबस बता देता हूँ। तो यूपीएसआई में दोस्तों 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और मूल विधि। ये दोनों मिला के, सारी जीके जीएस मूल विधि सब मिला के एक ही पोर्शन बनता है। और एक पोर्शन होता है हिंदी के, टोटल 4 सेक्शन होते हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, मूल विधि और हिंदी रीजनिंग। फिर दोस्तों बात कर ले जाए कि पेपर पैटर्न इसका क्या होता है। तो पेपर पैटर्न में दोस्तों टोटल कुल इसमें 160 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस 160 प्रश्न को हल करने के लिए आपको समय कुल टोटल 120 मिनट दिया जाता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप 160 में 160 कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, आपके गलत होने पर कोई नंबर काटे नहीं जाएंगे। फिर दोस्तों पेपर मोड, मतलब पेपर किस तरीके से होता है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन। तो दोस्तों ये भर्ती बोर्ड के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस यूपीएसआई का पेपर अब तक ऑनलाइन मोड पे भी हो चुका है, ऑफलाइन मोड पे भी हो चुका है। 2021 में जो आई थी 9 साढ़े 9 हजार वैकेंसी, वो ऑनलाइन मोड पे हुआ था। अभी रिसेंटली में जो 2025 में वैकेंसी आई थी 4,500, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, वो ऑफलाइन मोड पे हुआ था। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा, और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है कि पेपर ऑफलाइन मोड पे कराया जाना है, ओएमआर बेस या ऑनलाइन सीबीटी मोड पे। तो ये चीजें फॉर्म वैकेंसी आने के बाद ही क्लियर होती हैं, लेकिन आप दोनों तरीके से तैयार रहिए। तो दोस्तों अब पेपर की बात कर लें कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन है। तो पेपर 4 भागों में डिवाइड होता है। जैसा पहला पार्ट की अगर बात करें तो मैथ होता है, मैथ में टोटल दोस्तों 40 प्रश्न होते हैं। और हिंदी की बात करें दोस्तों दूसरा सेक्शन, तो इसमें भी 40 प्रश्न होते हैं। फिर तीसरे सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग का होता है, इसमें भी 40 क्वेश्चन होते हैं। फिर चौथे पोर्शन की बात करें तो जीके जीएस प्लस मूल विधि के 40 क्वेश्चन होते हैं। अब दोस्तों इसमें ये सबसे जरूरी बात जान लीजिए आप कि ये जो चारों सेक्शन होते हैं 40-40 प्रश्न की, इस चारों सेक्शनों में आपको 35% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी का पोर्शन कर रहे हैं और उसमें 40 क्वेश्चन मिला, तो उसका 35% करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। 35% का मतलब कि अगर आप 40 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन से कम करते हैं, तो आप भले ही ओवरऑल 160 में से 160 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे या फिर 150 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, फिर भी आप फेल माने जाएंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारे सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होना जरूरी है। हर सब्जेक्ट में 35% मार्क्स लाना जरूरी होता है, और ओवरऑल आपको जो है कि 50% अंक लाना जरूरी है। जैसे इसको मैं अगर थोड़ा समझा दूं, जैसे मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हुए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस, सब में 14-14 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। लेकिन जब पूरा टोटल 160 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 50% लाना अनिवार्य होता है। जैसे 50% का मतलब 160 में से 80 क्वेश्चन से कम अगर आपके क्वेश्चन सही है, तो आप ऐसे ही फेल माने जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों अब बात कर लें, आपने फॉर्म भर लिया, सिलेबस जान लिया, पेपर पैटर्न जान लिया, अब बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करें। तो दोस्तों मैंने तो ऑफलाइन ही ज़्यादा प्रीफर किया था। ऑफलाइन सबसे बेस्ट होता है, जितनी किताबें पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतना रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट जितना लगाएंगे उतनी आपकी पकड़ बनेगी। ऑनलाइन में बिस्तर पे तकिया लगा के सो के वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 7-8 साल का। मैं तो हमेशा आपको सलाह दूंगा कि ऑफलाइन ही पढ़ाई करिए। तो आइए सबसे पहले बात कर लें, मैं दोनों, हालांकि मैं दोनों मोड पे बात करूंगा। ऑफलाइन पढ़ना है तो कैसे पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। आइए पहले ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, तो इसमें अब सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से या किस किताब से पढ़नी है आपको। ये मैं बता दूंगा जिससे मैंने पढ़ी थी, जिससे मैंने पढ़ के 60,244 का भी मैंने पेपर क्रैक किया था। उसके बाद जो है कि होमगार्ड का भी मैंने पास किया है, और उसके बाद एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, सीआरपीएफ, रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट, कई सारी परीक्षाएं मैंने पास की हैं ऑफलाइन ही पढ़ के। किन किन किताबों से मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे बता दे रहा हूँ आपको। तो मैथ मैंने दोस्तों पढ़ी थी आर एस अग्रवाल से। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल का ऑप्शन नहीं है तो आप प्रयागराज में एक कोचिंग चलती है सुपर क्लाइमैक्स, उसके जो डायरेक्टर हैं इंजीनियर मारूफ सर, उनकी एक मैथ की बुक लॉन्च उन्होंने की, बड़ी बेहतरीन बुक है दोस्तों, मैंने इसे पढ़ा भी है। तो मारूफ सर की अगर मैथ की बुक मिल जाए या फिर आर एस अग्रवाल की, इन दोनों बुक में से जो भी ऑप्शन आपके पास है उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। दोनों ही बुक अपने आप में बेस्ट है किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए। फिर दोस्तों बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग दोस्तों मैंने लूसेंट से पढ़ी थी। लूसेंट मैंने पढ़ी थी, और उसके बाद मुझे किसी और किताब को लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बेस्ट किताब है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एकदम बेहतरीन समझाया है। इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी भर भर के दिए हैं, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और बुक हो तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी मैंने किस बुक से पढ़ी थी दोस्तों,
तो हिंदी मैंने आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है दोस्तों, इसी से मैंने हिंदी पढ़ी थी और ये बड़ी बेहतरीन बुक है। इस हिंदी को अगर एक बार आपने बढ़िया से पढ़ लिया और इसको रिवीजन करते रहेंगे, तो चाहे जूनियर असिस्टेंट हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, लेखपाल हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, पुलिस सिपाही, दरोगा, कांस्टेबल, होमगार्ड, किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम की मैं बात कर लूँ जिसमें हिंदी पूछा जाता होगा, तो ये उसके लिए पर्याप्त है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। फिर दोस्तों जीके जीएस की बात करें। अब जीके जीएस तो नाम छोटा, लेकिन इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो उसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग पॉलिटी की बात कर लें। अगर यूपीएसआई की बात कर रहे हैं तो मैं उन सब्जेक्टों की पहले बात कर लेता हूँ जहां से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी से दोस्तों लगभग 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 8 से 12 क्वेश्चन की तैयारी के लिए मैंने दोस्तों मूल जो है कि पॉलिटी परीक्षा वाड़ी की एक बुक आती है, बहुत बेहतरीन बुक है दोस्तों। इसमें तो पहली बार टॉपिक वाइज दिया रहता है, फिर इसके चैप्टर के पीछे प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस के लिए नए नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेस्ट बुक है। बाकी अगर आप किसी और राइटर से पढ़ते हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरा पोर्शन की बात करें जीके जीएस में, मूल विधि, इससे दोस्तों ये अकेले आपको 18 से 22 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसका ठीक ठाक वेटेज है यूपीएसआई में। तो इसको मैंने दोस्तों आप हालांकि किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जिस बुक से पढ़ी थी वो घटना चक्र की एक मूल विधि की करके आती है। उसमें प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे दिए रहते हैं। उसमें जो है कि पॉलिटी, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सारी चीजें कंपेयर करके बड़े अच्छे तरीके से सजा के उन्होंने दिया है। तो आप चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि पहले मूल विधि में आईपीसी सीआरपीसी पढ़ना होता था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। आईपीसी सीआरपीसी की जगह बीएनएस और बीएनएसएस बीएसए हो गई हैं। तो ये चीजें कंपेयर कर करके धाराओं को उसमें दिया है। बहुत बेहतरीन बुक है, मैंने इससे पढ़ी थी। फिर दोस्तों अब यूपी स्पेशल की बात कर लें, क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम लगे हैं सामने, तो यूपी स्पेशल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यूपी स्पेशल के लिए दोस्तों आपको कहीं भटकना नहीं है, आप सीधे उठाइए परीक्षा वाड़ी की बुक और उससे पढ़ डालिए एक बार। बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत सालों से वो पॉपुलर है, छात्रों की बहुत लोकप्रिय बुक है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा वाड़ी की बेस्ट बुक है यूपी स्पेशल के लिए। फिर दोस्तों बाकी के अब जो जीएस बचते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, तो इनसे दो दो तीन तीन एक एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैं जहां तक मैंने जैसे पढ़ा था, इसके लिए आप लूसेंट अगर पढ़ लेते हैं तो वो पर्याप्त है, बहुत इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी के एक दो क्वेश्चन के लिए पूरा पोथी पत्रा पढ़ना ये उचित नहीं है, समय की बर्बादी। तो लूसेंट बेस्ट है, उससे पढ़ लीजिए, वहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी जिन जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा था उसको मैंने बता दिया किस राइटर से मैंने पढ़ा था। फिर दोस्तों ये तो हो गया कि आपने फॉर्म भर लिया, पैटर्न जान लिया, सिलेबस जान लिया, पढ़ाई कैसे करनी है ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका मन हो, आपके मन में ये चल रहा हो कि नहीं भैया मुझे ऑनलाइन के बारे में बता दीजिए, कोई टीचर या फिर चैनल, तो आइए मैं बता देता हूँ ऑनलाइन के बारे में भी। तो दोस्तों अगर मैथ आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैथ आपका बेसिक आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो ऑफलाइन में आपको दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन मैथ देख लीजिए। एक राहुल तेवतिया सर हैं, RWA पे पढ़ाते हैं, ये बड़ी बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। मुझे अगर मैथ में कोई टॉपिक या फिर कोई चैप्टर प्रॉब्लम करता है तो मैं यूट्यूब पे जाके इनका जो है वो चैप्टर वो टॉपिक देख लेता हूँ, मुझे समझ में आता है, फिर किताब से उसको प्रैक्टिस कर लेता हूँ, चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर दोस्तों इसी प्रक्रम में बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में दोस्तों हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़े हैं रीजनिंग के लिए, धुरंधर हैं, लेकिन मैंने जिस टीचर से पढ़ा था जो मुझे बेहतरीन लगे थे, वो सर एक पुलकित सर हैं। वो पहले जब मैंने उनसे रीजनिंग पूरा पढ़ा था तो वो उस समय एग्जामपुर में पढ़ाते थे। हालांकि इस समय शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं, शायद विद्याग्राम में पढ़ाते हैं, जहाँ पर जो है कि वो अभी हाल ही में आए हैं। तो आप उनको देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, किसी भी कोचिंग में हो तो उनकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये बेस्ट टीचर है मेरे हिसाब से, पुलकित सर। फिर दोस्तों अगर हिंदी की बात करें तो ये RWA पे आपने देखा होगा ममतेज सर को, ये हिंदी के बहुत बेहतरीन टीचर है, पढ़ाते, इनका एक्सपीरियंस, इनका अनुभव पिछले कई सालों का है, मैंने देखा है, इनसे पढ़ा है। इनके पढ़ाए हुए कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्तों एग्जाम में फंसते हैं। मैंने कई एग्जाम में इनकी मैराथन और इनके क्लास दे के गया हूँ, वहां से डायरेक्ट सीधा तो इनके पास काफी अनुभव है। आप हिंदी के लिए इनको प्रीफर कर सकते हैं। फिर दोस्तों मूल विधि की बात करें, मूल विधि का वेटेज जीके जीएस में ठीक ठाक है, तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा राम सर, ये भी RW पे पढ़ाते हैं। राम सर मूल विधि के काफी अच्छे ज्ञाता हैं, काफी सुलझे हुए इंसान हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप इनको प्रीफर कर सकते हैं।
फिर दोस्तों पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में दोस्तों आप अजीत सर को फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी ये बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। हालांकि ये भी आरडब्ल्यू पे पढ़ाते थे, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले इनका मैंने देखा था रील, ये भी शायद आरडब्ल्यू छोड़ दिए हैं, ये भी पहुंच गए हैं विद्याग्राम पर। तो आप वहां पर कहीं भी इनके, जहां पे आपको पढ़ने से मतलब है, इनके क्लास जहां भी जिस चैनल पे भी आपको इनके क्लास मिल जाए वहां से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नौकरी पा लीजिए। बाकी अध्यापक हैं, कहीं भी पढ़ाएंगे, वो आपको ज्ञान ही देंगे, हमारा काम है ज्ञान लेना बस। फिर दोस्तों बाकी का जी के जी, जैसे साइंस बच गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री बच गया, तो इसके लिए आपको कोई भी टीचर अच्छे लगे या फिर कहीं से भी किसी भी चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप लूसेंट को प्रीफर कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों अब ये तो हो गया कि फॉर्म हमने भर लिया, पेपर पैटर्न, सिलेबस जान लिया, पढ़ाई कैसे करनी है, ऑफलाइन मोड पे हो या फिर ऑनलाइन मोड पे हो, किस टीचर से पढ़नी है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब आगे का प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों, अब दोस्तों अब आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले दोस्तों इसका परीक्षा जो है, परीक्षा की डेट जो है, एग्जाम से लगभग 3 से 4 महीने पहले आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया जाता है भर्ती बोर्ड के द्वारा। और जब एग्जाम नजदीक आता है तो आपका शहर किस सिटी में बना है, तो ये 10 दिन पहले आपको, एग्जाम से 10 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी बता दी जाती है। और आपके जो एडमिट कार्ड होते हैं वो 3 से 4 दिन पहले आपके डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं आपके एग्जाम के। फिर दोस्तों बात करें कि एग्जाम का सेंटर कहाँ जाता है, तो दोस्तों इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता दोस्तों। एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश में, आपका किस शहर में आप मूल निवासी हैं और वहां से कितने किलोमीटर दूर ये आयोग फेंक देगा भर्ती बोर्ड, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। हालांकि फिर भी मैक्सिमम केस में आपके सटे हुए जिलों में ही इसके सेंटर बनते हैं, किसी रेयर रेयर केस में थोड़ा दूर भेज देता है, लेकिन मैक्सिमम संभावना रहती है कि आपके जिले से सटे जिले में ही इसका सेंटर बनता है। फिर दोस्तों अब आपने पेपर दे लिया, अब इसका रिजल्ट लगभग दोस्तों 45 से 60 दिन में, जब आप पेपर दे के निकलते हैं उस दिन से लेकर के रिजल्ट इसका 45 दिन से लेकर के 60 दिन के भीतर इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। फिर दोस्तों जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद डीवीपीएसटी की डेट डिक्लेयर होती है और डीवीपीएसटी आपकी कराई जाती है। और डीवीपीएसटी के लिए दोस्तों इसमें 2.5 गुना बच्चे पास किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 4,000 सीट आई है दरोगा की, तो उसके 2,500 सीट जो है 10,000 बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो इस तरीके से चाहे सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे होमगार्ड हो, सब में परीक्षा के बाद 2.5 गुना बच्चों को डीवीपीएसटी रनिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर दोस्तों अब डीवीपीएसटी कैसे होता है और क्या क्या इसमें प्रोसीजर होते हैं, किस तरह के कर्मचारी होते हैं, क्या पोलाइटी पेश आते हैं कि बहुत रूडली पेश आते हैं, ये सारी चीजें मैंने पूरे डिटेल में अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है। अगर आपको डीवीपीएसटी से संबंधित किसी भी प्रकार का संदेह, सवाल हो तो आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे बात कर लें। अब दोस्तों डीवीपीएसटी में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, तो दोस्तों आप फॉर्म भरते समय आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल फॉर्म में चेक होते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें उसको सुरक्षित बचा कर रखें, वो डीवी में आपसे मांगे जाएंगे। फिर दोस्तों अब बात कर लें इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे हाइट कितनी होनी चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए। बात कर लेते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो दोस्तों अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट इसमें अनरिजर्व यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 168 सेंटीमीटर की रिक्वायर होती है। और ईएसटी मेल कैंडिडेट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर की रिक्वायर होती है। और मेल कैंडिडेट के लिए सीना, चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपको मांगा जाता है, और इसमें 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव के साथ यानी कि फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर मांगा जाता है। अब फिर वहीं फीमेल कैंडिडेट की, महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो इनकी हाइट जो है अनरिजर्व यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी के लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और वहीं ईएसटी महिला की बात करें तो 147 सेंटीमीटर मांगी जाती है। महिलाओं की चेस्ट की रिक्वायर नहीं होती है, इनमें चेस्ट नहीं नापा जाता है। वजन महिलाओं में नापा जाता है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, महिला अभ्यर्थी हैं, तो इसमें आपका कम से कम 40 किलो वजन होना जरूरी है। फिर दोस्तों बात करें रनिंग की, तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 4800 मीटर की रनिंग होती है और समय दिया जाता है आपको 28 मिनट। और महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो आपको 2400 मीटर की रनिंग करनी होती है 16 मिनट में। फिर दोस्तों अब रनिंग हो गई, रनिंग के बाद दोस्तों फाइनल मेरिट लगती है। जो लोग रनिंग में पास होते हैं उनको ले करके
फाइनल मेरिट लगती। फाइनल मेरिट में दोस्तों जितनी सीट होती है, जितनी वैकेंसी होती है, सेम उसी के बराबर अभ्यर्थियों को पास किया जाता है। फिर फाइनल मेरिट लगने के बाद दोस्तों आपका जो है कि मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद आपका चरित्र सत्यापन होता है। चरित्र सत्यापन कंप्लीट करा लेने के बाद दोस्तों आपको लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बुला करके आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाती है और ट्रेनिंग आपकी 9 महीने से लेकर के 12 महीने तक की ट्रेनिंग शेड्यूल हो सकता है। बाकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर दोस्तों आपकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग में आपको किस जिले में या फिर कौन सा थाना अलॉट होगा, ये सारी चीज़ें उस समय विभाग डिसाइड करता है। बाकी मेरे द्वारा दोस्तों बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी आपके मन में सवाल डाउट रहे होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर मेरा कंटेंट आपको थोड़ा सा भी सहायक लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरीके के मैं अपने अनुभव के आधार पर नई नई जानकारी आप तक शेयर करता रहूंगा दोस्तों। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।